गौतम जी, बाजार में इतनी तेजी क्यों आ रही है? बिल्कुल सीधा सिंपल सवाल है। और सीधे सवाल का एक ही जवाब है नीरज जी। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। पिछले साल 2020 में 22% ऑफ ऑल डॉलर्स प्रिंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वर डन। सो एक ही साल में 22% ऑफ ऑल डॉलर्स इन सर्कुलेशन वर प्रिंटेड। सो जब आप इस लेवल की मनी प्रिंटिंग करते हैं, सो ऑब्वियस है कि डॉलर डिप्रिशिएट करेगा, बिकॉज डॉलर की सप्लाई बढ़ गई है। एंड जब डॉलर डिप्रिशिएट करता है तब कमोडिटीज, इमर्जिंग मार्केट्स बहुत अच्छा करते हैं। एंड वही हमने देखा है पिछले 1.5 साल से। इमर्जिंग मार्केट्स एंड कमोडिटी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज लाइक ब्राजील हैव डन प्रीटी वेल। एंड अभी हाल ही में चाइना में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चाइनीज गवर्नमेंट बहुत सारे सेक्टर्स में क्रैकडाउन कर रही है। सो बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स चाइना से पैसा टान के मोर स्टेबल कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, इंडिया में पैसा लगा रहे हैं। सो इसलिए हम लोग इतनी ज्यादा तेजी देख रहे हैं। लिक्विडिटी इज द मेन ड्राइवर ऑफ एनी बुल मार्केट, एंड सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग लिक्विडिटी को क्लोजली मॉनिटर करें, क्लोजली ट्रैक करें और अपना पोर्टफोलियोज को अकॉर्डिंगली पोजीशन करें। बिकॉज जब लिक्विडिटी तनेगी और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगी तब बुल मार्केट का चलन धीमा हो जाता है। सो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। तो आपके खास तौर पे अमेरिका में तो इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई है कि फेडरल रिजर्व बॉन्ड की टेपरिंग यानी बॉन्ड की खरीद कम करने का कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं नवंबर दिसंबर ऑनवर्ड से। अगली पॉलिसी में शायद कैलेंडर भी सामने रख दिया जाए, तो क्या वहां से चिंता शुरू हो जाएगी? दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चिंता तब तक शुरू नहीं होगी जब तक ये लोग तेजी से टेपरिंग नहीं करते हैं। सो मार्केट बेसिकली ऑलरेडी डिस्काउंट दी बेस केस सिनेरियो। सो अभी बेस केस सिनेरियो ये है कि 10 से 15 बिलियन डॉलर्स की टेपरिंग होगी पर मंथ फ्रॉम नवंबर या दिसंबर, और ये अगले साल जून जुलाई तक चलेगी। अगर ऑर्डरली टेपरिंग होती है तो मार्केट इसके संग जी लेगा और आगे स्मूथली बढ़ेगा। लेकिन अगर बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन जो हम लोग दुनिया भर में देख रहे हैं, नेचुरल गैस प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस की वजह से, अगर फेडरल रिजर्व ने बहुत तेजी से टेपरिंग की तब उसका शॉर्ट टर्म इंपैक्ट आ सकता है। बट एज लॉन्ग एज आपके पास अच्छे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में, आपको बस डट के रहना है। मार्केट ऊपर नीचे चलता रहेगा। हमें बस अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पे नजर रखनी है और लंबे समय के लिए निवेशित रहना है। ओके, अजय सर, आप इस मार्केट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? चूंकि ये सवाल तो आपके मन में भी आता होगा और आपसे भी लोग पूछते होंगे कि भाई मार्केट में इतनी ज़्यादा रैली बनती जा रही है, और हम लोग जब भी बात करते हैं लोग कहते हैं कि अभी तो कुछ भी नहीं है, तो शुरुआत है, बहुत सारी चेंजेस हुए हैं, तो मार्केट में भी ये रैली और चलने की संभावना है। तो कहाँ तक जाएगी हमको भी नहीं पता, आप अगर हमें बता सके। या दूसरा सवाल जो बिल्कुल सिंपल है कि आप इस मार्केट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, अजय जी? आई थिंक देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो मार्केट है पिछले 3 महीने से ये इंडियन निवेशकों की मार्केट है। एफआई फ्लोज भी बहुत कम हो गए हैं, पीई डील्स भी आप देखेंगे काफी कम हो गई हैं। जो भी हो रहा है, एंकर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं आईपीओस के अंदर में। तो ये जो रैली है पिछले 60-90 दिन की, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ही डोमेस्टिक रैली है और इसका डोमेस्टिक निवेश का ही जो इसको सस्टेन कर रहा है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है विश्वास। विश्वास ये है आज की तारीख में कि यार अब हर डिप को आप खरीदोगे तो आपका प्रॉफिट ही होगा उसके ऊपर में। दैट मीन्स सबको ये विश्वास है कि बायर ज्यादा है, सेलर कम है मार्केट में। शॉर्ट्स का तो नॉट ओनली इंडिया में, सारी दुनिया से लिटरली शॉर्ट्स खत्म हो गए। तो जो थोड़ा बैलेंस था शॉर्ट्स का मार्केट में, वो भी खत्म है। तो अगर आप इस विश्वास पे हैं, दो विश्वास है हिंदुस्तान निवेशक का। वन कि बायर ज्यादा है, सेलर कम है। दूसरा ये है कि हमें अपना होराइजन लॉन्ग टर्म रखना है। आई थिंक ये मेच्योरिटी जो आई है मार्केट में, इसका बड़ा फर्क पड़ा है। और तीसरा सबसे बड़ा, ये बड़ा क्लियर हो गया है कि दुनिया के अंदर में और इंडिया में खासकर कंपनी की कैपेसिटी इज नॉट लिमिटेड। सप्लाई के लिए नई मशीनरी प्लांट लगे नहीं पिछले 3 सालों में, 5 सालों में, ना ही कोई लगा रहा है। जिसको भी प्रॉफिट हो रहा है सब डेट को रीपे कर रहे हैं। तो जो पहले होता था कि जब प्रॉफिट आता था नए प्लांट लगते थे, अब की नया ये समंजस है कि आप अपना डेट पे कर दीजिए ना। जैसे ही डेट पे किया आपने, उस कंपनी का रिस्क प्रोफाइल कंप्लीटली चेंज हो गया। पूरा स्टील सेक्टर देखिए 3 साल पहले क्या था, आज की तारीख में क्या है। तो विश्वास, बायर्स की बढ़ोतरी, डिप पे खरीदना, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंडिया के अंदर में जो नई कैपेसिटी नहीं आ रही है, उससे इतना बेनिफिट मिल रहा है बड़े कॉर्पोरेट्स को, वो आप स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं। इकोनॉमी चाहे 5% पे ही चलेगी
बड़ी कंपनियां 15 से 20% ग्रोथ दिखा रही हैं, बिकॉज उनकी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, कंपटीशन लिमिटेड है, और देयरफॉर प्रॉफिटेबिलिटी उनकी एश्योर्ड है। तो आई थिंक इसको अगर एक कर सकें तो कहें देसी, हमारे खास देसी निवेशक के ऊपर में ये रैली हुई है और उनको सलाम करना चाहिए, बिकॉज ये मैच्योरिटी पहले कभी नहीं देखी गई है। अप्रैल से लेकर के अभी तक एफआई हर महीने नेट सेलर हैं सर, तो आपकी बात सही लगती है कि डोमेस्टिक पैसा बहुत लगाया गया, डोमेस्टिक फंड ने बहुत लगाया, सुनील जी जैसे लोगों ने बहुत पैसा डाला है और रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी बहुत पार्टिसिपेट इसमें किया है। अजय जी, लेकिन एक सवाल आपसे है, कैपेक्स तो बहुत हुआ नहीं, नई कैपेसिटी लगी नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जो डेटा हम लोगों के सामने उसमें कुछ सेक्टर्स को छोड़ दें, जैसे बड़ी स्टील कंपनी ने कुछ थोड़ा थोड़ा किया होगा, अदरवाइज बहुत कैपेक्स हुआ नहीं सर। तो केवल बैलेंस शीट को ही आपने मजबूत कर लिया तो स्टॉक के वैल्यूएशन आपने ऊपर कर लिया, लेकिन आगे तो फिर कोर बिजनेस पे फोकस करना पड़ेगा ना सर। देखिए, कोर बिजनेस का एक इशू है जो इंडिया में, और खासकर इसलिए एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा बड़ी कंपनियों को, जो हमारा डेट डिफॉल्ट का जो रूल्स रेगुलेशन हो गए इंडिया में कि प्रमोटर को जेल में डाल दो, उसको बाहर मत जाने दो, इतना सारा आज आपने बैक कर दिया है, उससे फियर साइकोसिस और डेट डिफॉल्ट का, कि कोई जेन्युइन लॉस भी करता है और जो लोन नहीं दे पाएगा उसको भी आज प्रॉब्लम है कि यार मैं क्या करूंगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा, मेरे घर भी बिक्री हो जाएगा, मैं क्या करूंगा। तो उस चलते हुए ये जो एडवांटेज है ये सिर्फ बड़ी कंपनियों को मिल रहा है, बिकॉज उनके पास डेट कैपेसिटी भी है, इक्विटी भी है, वो इसका एडवांटेज उठा रहे हैं। सो जो छोटी कंपनियां हैं आज, और उसका जो निवेश जो देख रहे हैं ये वहीं से आ रहा है। जो भी हमारे लोग थे जो प्लांट लगाते थे, छोटा एक्सपेंशन करते थे, अब सब यही कह रहे हैं कि यार ये प्लांट लगाना छोड़ो, एक्सपेंशन करना छोड़ो, स्टॉक मार्केट में लगा दो, लिक्विड रहेंगे, कोई लोन नहीं है सर के ऊपर में, कोई घर नहीं बिकेगा, आप आराम से रहेंगे। और ये जो निवेश जो आ रहा है इस सेक्टर का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इसका जो भी नेगेटिव है, बिकॉज प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी इकोनॉमी के अंदर में, बट शॉर्ट टर्म आप देख रहे हैं कि आज की तारीख में एक एवरेज बिजनेसमैन कहता है कि बिजनेस से अच्छा मैं स्टॉक मार्केट में रहता हूं, कम से कम आराम से सोता हूं। तो ये तो सर फिर एक तरीके से बबल क्रिएशन जैसी सिचुएशन बनेगी, क्योंकि आप कैपेसिटी बढ़ा नहीं रहे, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा, डिमांड को आप कैसे मीट करेंगे, ये तो एक बड़ी मुश्किल वाली स्थिति बनती जा रही है। बिल्कुल ठीक है, देखो दैट इज व्हाई सेड कि इकोनॉमी 5 से 7%, आपका स्टॉक मार्केट कहाँ है, कंपनियां कहाँ है, लेकिन इकोनॉमी अभी भी 5 से 7% की ग्रोथ पाथ के ऊपर में आज है, बिकॉज बेस पे ये आपको नहीं मिल रहा है। जो बेनिफिट मिल रहा है वो सिर्फ टॉप 500,000 कंपनीज को मिल रहा है, उसका बेनिफिट आप इन्वेस्टर भी उठा रहे हैं कि भाई इनकी श्योरिटी हो गई है, प्रॉफिट श्योरिटी हो गया है। तो यही देखेंगे कि जो बेस मैन्युफैक्चरिंग है इस कंट्री का, स्मॉलर स्केल एमएसएमई वगैरह, वो कम होते जा रहा है, लेकिन बड़ा कॉर्पोरेट का प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो अगर आप निवेशक हैं इन कंपनियों में, आपको मुनाफा तो हो गई। राइट। सुनील सर, आप लोगों ने ही मार्केट को यहां तक पहुंचाया। मैंने अभी बताया कि अप्रैल से लेकर टिल डेट एफआईआईज नेट सेलर है, तो खरीद कौन रहा है? आप लोग खरीद रहे हैं, और हमारे जो नए निवेशक जुड़े हैं इस पैंडेमिक के दौरान में, जो करोड़ों की संख्या में नए लोग आए हैं, वो भी पैसे डाल रहे हैं। तो कोई चिंता, कोई घबराहट आप लोगों को है? देखिए, चिंता इसी बात की है कि अगर यूएस में डिमांड प्रेशर्स के कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो अब तक जो इन्फ्लेशन यूएस में बढ़ रहा है वो सप्लाई साइड है, जैसे एनर्जी की प्राइसेस बढ़ रहे हैं या स्टाफ की शॉर्टेज के कारण वेजेस बढ़ रहे हैं, तो सप्लाई साइड इम्पैक्ट के कारण इन्फ्लेशन आ रहा है। तो इसलिए फेड उसको इग्नोर कर रही है, उसको टेम्पररी ट्रांसिएंट बता के टेपरिंग या इंटरेस्ट रेट हाइक की बात नहीं चल रही है। मगर जैसे पहले स्पीकर ने बताया था यूएस से कि जो डिमांड साइड में अगर इन्फ्लेशन आ गई तो टेपरिंग का कार्यक्रम आगे लिया जाए, या इंटरेस्ट रेट का जो आज 2023 की बात करें आगे, तब वॉलेटिलिटी आ सकती है, मगर वो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं कहूंगा। उसका कारण यही है जो अभी सेकंड स्पीकर ने भी बताया था कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी, अभी डोमेस्टिक लिक्विडिटी सपोर्ट कर रही है ओवरऑल मार्केट को, क्योंकि इसमें फैक्टर है टीना माने देयर इज नो अल्टरनेटिव। आज पैंडेमिक के कारण जो डर थी कि बहुत नौकरियां चली जाएंगे, कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा, वो बिल्कुल गलत निकली, क्योंकि आज आईटी सेक्टर में देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ लेबर, एनुअल डबल डिजिट इंक्रीमेंट्स दिए जा रहे हैं। तो एक्चुअली मिडिल एंड हायर मिडिल एंड रिच क्लास का वेल्थ बढ़ गया है, कंज्यूमर सरप्लस बढ़ गया है, और अल्टरनेटिव्स नहीं है, क्योंकि बैंक डिपॉजिट आज टर्म डिपॉजिट में 5% मिल रहा है, तो पोस्ट टैक्स आपको समझिए 4 के नीचे।
तो स्टॉक मार्केट में निवेश करके अगर आपने 8% भी कमा दिया तो दुगना रिटर्न है आपका। तो स्टॉक मार्केट की ओर रिटेल इन्वेस्टर, रॉबिनहुड इन्वेस्टर कहते हैं, वो आ रहे हैं। एसआईपी के फ्लो 5 डिजिट नंबर पे पहुंच गए म्यूचुअल फंड के लिए। और म्यूचुअल फंड मैनेजर्स क्यों अभी निवेश कर रहे हैं मार्केट में, उसको अलग कैश में नहीं रखते हुए भी निवेश क्यों कर रहे हैं, उसके पेरेंट आप 2 मिनट टाइम देंगे, मैं कहूंगा ABCDEFGHI, राइट। ये है अमेरिका की बात। क्योंकि डॉलर की वीकनेस और अमेरिका में जब भी प्रॉब्लम है तो लिक्विडिटी जारी रहेगी। कम है तो भी परवाह नहीं, मगर अमेरिका की वीकनेस से इंडिया की ताकत बढ़ती है। बी है भविष्य पे भरोसा। फंड मैनेजर्स को इंडियन इकोनॉमी की भविष्य पे इतना भरोसा है तो इसलिए लोग यहां निवेश कर रहे हैं। सी मैं कहूंगा है कंज्यूमर सरप्लस एक तरफ, एक है चाइना फैक्टर। चाइना में जो भी दिक्कत आ रही है वो हमारी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। उधर लेबर का शॉर्टेज है, उधर लेबर की एज बढ़ रही है, उधर उनके पर कैपिटा इनकम 10,000 है, हमारी 2,000 है, तो लेबर समझे 5 गुना महंगा है। तो चाइना में जो भी दिक्कत आ रही है वो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी थ्रू बन रही है। और डी जो बात है ABCD में, डी इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया का जो पॉपुलेशन का स्ट्रेंथ है, यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एजुकेटेड, रेडी टू वर्क, काम नहीं है, काम दिलवाना है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड एक पॉजिटिव है। और ये है इकोनॉमी की आउटलुक, अर्निंग्स की आउटलुक जो सबसे बेहतर आ रही है, वो एक बहुत बड़ा। और एफ में कहूंगा फॉरेक्स का $600 बिलियन से ज्यादा रिजर्व जो है, उससे डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स को डर नहीं है कि 2013 की टेपरिंग से जो झटका लगा था, रुपये 48 से एकदम 72 तक चली गई थी, याद होगा। इस बार हमारी फॉरेक्स सिचुएशन की स्ट्रेंथ और हमारी करंट अकाउंट सरप्लस की स्ट्रेंथ हमें ये डॉलर की प्रोटेक्शन दे रही है। तो एफ। और जी है गवर्नमेंट का प्रो बिजनेस प्रो रिफॉर्म अप्रोच, राइट। और H में क्या आता है, हाउसिंग सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर की रिकवरी, क्योंकि ऑल टाइम लो हाउसिंग लोन रेट्स चल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स लो है, प्रॉपर्टी प्राइसेस स्टेबल है, तो हाउसिंग में एक मल्टी ईयर बूम आ रहा है। और आई जो फाइनल है कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी। इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी 3 जगह से आती है, गवर्नमेंट कैपेक्स ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड इज PLI के थ्रू FDI जो आके नया कारखाना लगाना है ना, वो इनिशियली इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड सेक्टर को भयंकर बूस्ट देगी, उसके बाद वो एक्सपोर्ट्स में शामिल होगी। और तीसरा जो फैक्टर है आई के अंदर वो है प्राइवेट सेक्टर, जो कि 3-4 साल से उन्होंने कैपेसिटी पे कुछ निवेश नहीं किया। आज वो कह रहे हैं कि हमें अनाउंसमेंट्स की शुरुआत हो गई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगले 2-3 साल के बाद उनको कैपेसिटी की कमी लगेगी। तो अभी अनाउंसमेंट्स जो शुरू हुए हैं वो अगले 2-3 साल में इंप्लीमेंट होंगे, कैपेसिटी एक्सपेंशन। तो मेरे ख्याल में ये इतने सारे फैक्टर्स है, कॉन्फिडेंस दिलवा देते हैं। इतने सारे फैक्टर्स कॉन्फिडेंस दिलवाते हैं। और आपने तो ए से लेके आई तक के बहुत सारे फैक्टर्स गिनवाए सर। लेकिन जो बात अजय सर जी उठा रहे हैं कि अभी भी कॉर्पोरेट जो है अपने हाई इंटरेस्ट रेट वाले डेट को कम करके लो इंटरेस्ट रेट वाले डेट में कन्वर्ट कर रहा है, और कैपेक्स बहुत ज्यादा अभी कर नहीं रहा है। एक तरफ तो ये जो फंडामेंटल्स आपने बताया बिल्कुल सही, इसमें मैं 2-3 चीजें और जोड़ सकता हूँ कि कॉर्पोरेट टैक्स में जो इतनी कमी की है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है, और GST में स्टेबलाइज हो गया, 1 लाख करोड़ से ऊपर आने लगा है अब धीरे धीरे। तो वो सारे फैक्टर्स इसमें बहुत मैटर कर रहे हैं। लेकिन सर डिमांड जनरेशन भी तो होना चाहिए। अभी जो हमको दिख रहा है उसमें डिमांड बहुत ज्यादा नहीं दिख रही, नदारत है डिमांड। देखिए डिमांड में जो क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी भी इकोनॉमी थर्ड वेव की एक इसमें है, मगर वैक्सीनेशन की स्टोरी देखे जबरदस्त बढ़ रही है। और जो चीज आप कह रहे हैं कि डिमांड, वो आप जरा इंतजार कीजिए कि अभी जो फेस्टिवल सीजन आएगा ना, उसके बाद आप देखेंगे कि एक वी शेप रिकवरी आएगी। क्योंकि एक लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए खरीदारी में। 1.5 साल से कुछ किसी ने खरीदा नहीं है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स को। अब आएगा फेस्टिवल सीजन से, आप मान लीजिए एक शार्प वी शेप रिकवरी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर ने कैपेक्स अनाउंसमेंट किया है। क्यों कर रहे हैं अनाउंसमेंट? क्योंकि कैपेक्स को लगने में 3-4 साल लगते हैं, वन थिंग। सेकेंड थिंग, आप ये भी सोचिए कि जब एक प्रोजेक्ट में वो बोरो करते हैं, अभी जो बात उन्होंने कही कि कैश फ्लो सरप्लस से वो पुराना डेट को रीपे कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, इसलिए उनकी ईपीएस में बढ़त देख रहे हैं आप। मगर फ्यूचर में देखिए कैपेक्स के टाइम में होता है 3-4 साल कैपेक्स में लगता है। अगर वो बोरोइंग करते हैं ना, वो ईपीएस को अफेक्ट नहीं करती है, वो कैपिटलाइज हो जाती है प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर।
समझ रहे हैं आप? तो क्या होता है कि बहुत से सीएफओ कॉर्पोरेट्स के जो हम बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि बोरो व्हेन द टाइम इज राइट, यानी व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर लो, एंड इम्प्लीमेंट इट व्हेन द नीड इज देयर। तो वो चीज जो होती है प्रोजेक्ट को अनाउंस करने से वो इमीडिएटली वो इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो ईपीएस को कोई फिक्र, वही असर नहीं पड़ेगा, मगर उनके प्रोग्राम्स गौतम जाएगी। और जी गौतम, आपके अमेरिका में अक्सर ये खबरें आती रहती, जब भी बात होती कि फेड कुछ करने वाला है, फेड कुछ करने वाला है, तो फिर दूसरी चर्चाएं, दूसरे क्या कहते हैं उसको, नैरेटिव्स बनने लगते हैं कि अभी पटरी पे नहीं है इकोनॉमी, लोगों को जो चेक मिल रही है वो भी देखिए है, जॉब भी स्टेबलिश नहीं हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं अभी कोर पे इकोनॉमी खड़ी नहीं हो पा रही, इसलिए लिक्विडिटी की जरूरत पड़ रही है। जब भी ऐसी चर्चाएं होती है तो मार्केट में ये डिस्कशन शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आने लगती हैं। तो ये मानना सही होगा क्या कि ये जो रैली इस समय चल रही है, ये जो जैसा कि आप भी कह रहे हैं लिक्विडिटी ड्रिवन है, और वो भी एक सीमा से ज्यादा आप चला नहीं सकते हैं, क्योंकि वो लिक्विडिटी का एक्सेस बबल भी आप नहीं क्रिएट कर सकते। ऐसी सिचुएशन आपको लग रही है क्या? नीरज जी, there is a school of economics called Austrian School of Economics and Austrian School of Economic Thought. उसमें बेसिकली ये लोग ये समझाते हैं कि हाउ सेंट्रल बैंक्स दुनिया भर में बूम्स एंड बस्ट्स बार बार क्रिएट करते रहते हैं। सो दैट इज व्हाई स्टॉक मार्केट में निवेशक जो भी हैं उनको ये समझना चाहिए कि सेंट्रल बैंक का साइकिल भी कैसे चलता है, बिकॉज उससे आप अपनी पोर्टफोलियो की पोजिशनिंग अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये आप सही बोल रहे हैं कि लिक्विडिटी की सीमा होती है। एंड इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि समटाइम्स लो इंटरेस्ट रेट्स या जब फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स काट रहा है तब भी बड़ा मार्केट क्रैश आ सकता है। आप देखिए सितंबर 2007 से मार्च 2009 तक फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स कई बार काटे, बट लेकिन अमेरिकन मार्केट उस समय 55% गिर गए, बिकॉज उस समय मार्केट खराब अर्निंग्स डिस्काउंट कर रहा था। सो मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी पे नहीं, अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन पे भी चलता है। सो अगर अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस रोबस्ट हो तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स में भी मार्केट्स अच्छा कर सकती है। हम लोग ने इसका एग्जांपल पास में भी देखा है 2004 से 2007 तक, जब ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे लेकिन मार्केट्स में बहुत बड़ा बुल रन चल रहा था। सो द मेन ड्राइवर ऑफ मार्केट्स इन द लॉन्ग रन इज अर्निंग्स ग्रोथ। लिक्विडिटी पे ध्यान देना जरूरी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको बस एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए, अर्निंग्स ग्रोथ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एज लॉन्ग एज आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ग्रोथ की अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, आपको बस डटे रहना है और लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहना है। अजय जी, अर्निंग की कसौटी पे कैसे अपने बाजार को हम कसें, क्योंकि एक सवाल लोग मुझसे ये भी पूछते हैं और साथ में वो बताते भी हैं कुछ एक्सपर्ट कि 2% की प्रॉफिटेबिलिटी तो हम लोग ले आए हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, और ये 4-5% तक हम बढ़ा लेंगे। इस साल की अर्निंग ग्रोथ 22-23% तक होगी, उसके 2023 वाले में फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है 40% तक पहुंच जाए। ये सारे आंकड़े फ्लोट करते रहते हैं, आप भी सुनते होंगे। तो ये जो अंतिम कसौटी जो बता रहे हैं कि अंत में तो आपको फिर जाना ही पड़ेगा, अर्निंग नहीं आ रही तो फिर ये वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं होंगे। आईआरसीटीसी का स्टॉक 250 के वैल्यूएशन पे बिक रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वही जो आपके स्पीकर थे उन्होंने A to I गिनाया, उस A to I का ऑपोजिट साइड ये है कि जो आज पी है स्टॉक की, इंडियन स्टॉक की पी, वो आप कितना भी ग्रोथ रेट ले लीजिए तब भी जस्टिफाई नहीं हो पाएंगे। आपने कहा IRCTC है 200-250, हर कंज्यूमर कंपनी 90 के ऊपर में चल रही है पी, जबकि ग्रोथ रेट 6 है। IT कंपनीज रीवैल्यू हो गई, आके 35-40 की पी पे आ गई है, जबकि उनकी ग्रोथ रेट 12-14% है। सो देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि ये ना तो ग्रोथ की इशू है, ना ये इशू है कि विश्वास का इशू है हमारे पास में कि ये चलेंगी। बियर मार्केट आती है, डेफिनेटली आती है, मार्केट के करेक्शन आएंगे और कहां से आएंगे ये भी कोई बता नहीं पाएगा इसको, और तब ये निवेशक जो होंगे उनका टेस्ट तब होगा। बिकॉज आप आज जो स्टॉक खरीद रहे हैं, जो हमने कहा कि स्टॉक खरीदिए, रिकवरी शेप रिकवरी आएगी, आप क्या रिकवरी ग्रोथ रेट करेंगे? 15%, 20%, 25%, 30%, और वो भी रिकवरी ग्रोथ रेट किसकी हो रही है? आप देख रहे हैं स्टील मैन्युफैक्चरर की हो रही है, कमोडिटीज वेदांता की हो रही है, जिससे कि पूरी इनपुट साइकिल ऑफ द इकोनॉमी उसका इतना एलिवेटेड हो गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का 1 लाख करोड़ का होता था पहले, अब वो 1.5 लाख करोड़ की कॉस्ट करने लगेगा जाके सीधा, बेसिकली 40-50-60% हायर। कोल का हालत देख लिया आपने। सो देखिए, इकोनॉमिक फंडामेंटल कह रहे हैं आज की तारीख में कि जो ये पी है एब्सोल्युटली अनसस्टेनेबल, और इसका रीजन है एफआईज क्यों नहीं आ रहे हैं। एफआईज आ रहे हैं बट प्राइवेट इक्विटी मार्केट से आ रहे हैं, जहां उनको वैल्यूएशन ठीक मिलता है। सेकेंडरी मार्केट के अंदर में इस पी पे लेकर
इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का जितना मर्जी आप % इंक्रीज कर लीजिए, कमोडिटी स्टॉक को छोड़ दीजिए, आप स्टील स्टॉक को छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, बाकी इंडस्ट्रीज 105 रुपए के तेल के ऊपर के बाद में खर्चा करने के बाद में किसके पास इनकम बचेगी जो आपने कहा कंजम्पशन करने के लिए। तो यस, स्टोरी इज गुड, बट द फैक्ट इज कि जो आज के जो कंजम्पशन बास्केट है एवरेज इंडियन